आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक केमिकल बॉन्ड चल रहा है और उसमें आज हमारा टॉपिक है ओवरलैपिंग। हालांकि वीपीटी में ओवरलैपिंग के बारे में हमने डिस्कशन किया, लेकिन आज हम थोरोली वीपीटी के ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में ओवरलैपिंग अर्थात कह सकते हैं कोवेलेंटली अर्थात साझा करते हैं वे अपने इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन को जब वो शेयरिंग करते हैं, साझा करते हैं, तो वो बंध बनता है, जिसे हम लोगों ने सहसंयोजक बंध कहा था। हिटलर लंदन ने इसके लिए अवधारणा दी थी और पाउली और स्लेटर ने उसको विस्तार से भी समझाया था और हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा भी था कि इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स किस प्रकार से काम करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है कब कम होती है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की। आज हम बात करेंगे कि ओवरलैपिंग के कारण किस किस प्रकार के बंध का निर्माण होता है और कौन सा बंध किस प्रकार की प्रकृति का है और किस बंध का निर्माण किस प्रकार के ओवरलैपिंग से होता है। तो बच्चों, आज का पॉइंट हालांकि समझने वाला है, रखने वाला नहीं है। तो टुडेज टॉपिक टाइप्स ऑफ द ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट, कि ओवरलैपिंग किस प्रकार का है और कोवेलेंट बॉन्ड जो बना है, सहसंयोजक बंध बना है, उसकी प्रकृति क्या है। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो अर्धपूरित है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स परमाणु कक्षक जो अर्धपूरित है, उनका जब ओवरलैपिंग होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हाफ फिल्ड परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन के द्वारा सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के प्रकार के अनुसार कोवेलेंट बॉन्ड्स आर टू टाइप। अतिव्यापन किस प्रकार का हो रहा है उसके अनुसार सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार आपके सामने हैं, एक तो है सिग्मा, एक है पाई। सिग्मा बंध और पाई बंध। पहले हम बात करेंगे सिग्मा बंध की। सिग्मा बंध, अब हमने पहले देखा था कि सिग्मा बंध एक ऐसा बंध है जिसमें ओवरलैपिंग एक्सियल होता है। बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात, अर्थात दिशात्मक डायरेक्शनल ओवरलैपिंग है और एक्सियल है। ये एक्सियल कैसे हो सकता है? एक्सियल ये हो सकता है px में एक्सियल है, py में और pz ये एक्सियल ओवरलैपिंग है। इनमें जब अतिव्यापन होगा तो बनने वाला बंध सिग्मा होगा। ये तो बात रही एक्सियल की अर्थात अक्षीय अतिव्यापन की। लेकिन एक ऐसा ऑर्बिटल है S, जिसको हमने S कहा, इसमें भी जब ओवरलैपिंग होगा तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। ये भी एक दिशात्मक बंध, दिशात्मक प्रकृति की तरह ही है। हालांकि S की आकृति स्फेरिकल है, इतना ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं है, फिर भी ओवरलैपिंग दूसरों की तुलना में ज़्यादा है। तो SS की बात करेंगे तो इस प्रकार से SS ओवरलैपिंग भी हमारे पास है। SS के द्वारा भी हम सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे SS ओवरलैपिंग। यहाँ ये बात रखने वाली बात है बच्चों कि ओवरलैपिंग यहाँ पे किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, हाफ पूरित कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे हम लोग SS अतिव्यापन की बात कर रहे हैं, S अतिव्यापन के लिए सबसे अच्छा उदाहरण H2 का मॉलिक्यूल इसका बनना है, जो हमने एग्जाम्पल्स के द्वारा भी आपको बताया था। इनमें सिंपल केवल मात्र H के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s1। S में एक इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिटल कौन सा है? S। तो ये S है, इसमें सिंपल एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा इलेक्ट्रॉन ये ना परमाणु S, इसका भी S1, इसका भी S1, ये भी H है और ये भी H है। ये 1s1 है, ये 1s1 है। तो अब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा।
एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तो इस प्रकार से क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ओवरलैपिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया है बीच में, ये 1s है, ये 1s है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, H और H के बीच में ये बॉन्ड जो बना, ये कौन सा है, कोवैलेंट है। और कोवैलेंट बॉन्ड जो बना वो सिग्मा बॉन्ड है, एक्सियल ओवरलैपिंग की तरह है ये। तो ये सिग्मा बॉन्ड बना SS अतिव्यापन। अब बात करें नेक्स्ट अतिव्यापन की। SP अतिव्यापन, SS की जगह यहाँ पे SP। अब यहाँ पर ये SP अतिव्यापन है। अब इसके अंदर एक ऑर्बिटल S का, वन ऑर्बिटल किसका, S, और वन किसका, P। ये इस प्रकार से ओवरलैपिंग करेंगे। तो इस प्रकार से जो ओवरलैपिंग होगी वो SP ओवरलैपिंग होगी, और इससे भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। जैसे S ऑर्बिटल ये वाला है और 1s इलेक्ट्रॉन है, 1s में मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है S में, और कोई एक ऐसा ऑर्बिटल जो P का है, ये इलेक्ट्रॉन, ये 2p, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन इसका था और ये आ गया हाइड्रोजन, या 1s बन रहा। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो ये S और ये P, ये कौन सा अतिव्यापन हुआ, SP अतिव्यापन। ये अतिव्यापन किस किस में होता है, ये Cl2 में होता है, H2 में होता है और Br2 में। इसके अंदर ये इस प्रकार का ओवरलैपिंग होता है। तो इसमें नहीं बात करिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सिंपल बात है, ये तो हाइड्रोजन है, तो ये तो H है, और ये 2p का हो गया, तो 2p के साथ क्लोराइड हो सकता है और H से F हो सकता है। इस प्रकार से F तो अपने हेलोजन है, उसका तो P है, और वह H तो हाइड्रोजन है, तो HCl है, HF है। अब बात करें PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग के अंदर PP कक्षक दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, वो चाहे PX PX हो, PY PY हो, या PZ PZ। तो PP कक्षक आपस में यदि अतिव्यापन करेंगे इस प्रकार से, ये P है और ये P है, ये दोनों अतिव्यापन करेंगे इस प्रकार से। अतिव्यापन होगा और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार का जो अतिव्यापन है वो PP है। तो SP के लिए एक हाइड्रोजन और हेलोजन था, तो PP के लिए दोनों हेलोजन हो सकते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल है। PP अतिव्यापन हो गया। अब हम बात करें तीन प्रकार के सिग्मा बॉन्डों की स्ट्रेंथ किस प्रकार की। तो तीन में कौन से ओवरलैपिंग थी, एक तो SS ओवरलैपिंग थी, एक SP ओवरलैपिंग थी, ये सारे स्मॉल है, एक P ओवरलैपिंग। ये तीन प्रकार की ओवरलैपिंग पढ़ी हमने। अब इन तीनों की स्ट्रेंथ कैसी है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है। PP जो है सबसे स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा सामर्थ्य, ज़्यादा मजबूत बंद है। SP उससे कम, और SS सबसे। तो मैंने पहले बताया था कि SS के अंदर ओवरलैपिंग कम होगा, और PP दोनों ही एक्सियल है, PX PX PY PY PZ PZ, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा। तो बनने वाला ये जो बंध है ये भी ज़्यादा मजबूत होगा। इसमें S तो एक्सियल है लेकिन ये एक्सियल नहीं, तो इसकी तुलना में ये कम सामर्थ्य रखेगा और ये सबसे कम सामर्थ्य रखेगा। तो ये सब चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि ओवरलैपिंग की नेचर कैसी है, एक्सियल है या इक्वेटोरियल है। तो एक्सियल से हमने मान लिया कि संयोजक बंध में
सिग्मा बंध हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा। वो एक्सियल ओवरलैपिंग एस की हो सकती है। एस में तो एक्सियल का मतलब नहीं है क्योंकि वो तो स्पेरिकल है, नो डायरेक्शनल है उसमें। पी के अंदर एक्सिस है पी एक्स पी वाई पी जेड, तो एस में भी ओवरलैपिंग होगा। तो एस ओवरलैपिंग से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, ये मैंने पहले बताया। लेकिन ओवरलैपिंग एक्सियल की तुलना में कम होगा, तो बनने वाला बंध उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। एस पी की बात करेंगे तो एस तो डायरेक्शनल है नहीं, लेकिन पी डायरेक्शनल है, तो एस एस से थोड़ा ज़्यादा होगा। और पी की बात करेंगे तो पी के अंदर होने वाला अतिव्यापन सबसे ज़्यादा होगा, तो बनने वाला सिग्मा बंध भी ज़्यादा सामर्थ्यवान होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा, अर्थात ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये सिग्मा बंध की बात थी। अब हम बात करेंगे पाई कोवलेंट। किसी भी प्रकार के दो परमाणुओं के मध्य सबसे पहले जो बंध बनेगा वो सिग्मा होगा। सिग्मा के बिना पाई बंध कभी भी नहीं बनेगा। पहले सिग्मा बंध बनेगा, उसके बाद में पाई बंध बनेगा। पाई बंध अपने आप में अणु के अंदर एक एक्स्ट्रा बंध है, और पाई बंध कोई कंप्लीटली एक दूसरे से जकड़े हुए परमाणु के बीच में नहीं है। यह केवल मात्र एक आकर्षण से बनता है। और इस आकर्षण कैसे बनेगा? ये कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि पी वाले जो ऑर्बिटल है पी एक्स पी वाई पी जेड एक्सियल ओवरलैपिंग होने के बाद में कोलेटरल ओवरलैपिंग भी वो कर सकते हैं। यदि पी एक्स ने एक्सियल कर लिया तो पी वाई और पी जेड ओवरलैपिंग कोलेटरल भी कर सकते हैं, यदि उनमें इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है तो यदि इलेक्ट्रॉन उनमें हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद में पाई बॉन्ड बनेगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड सबसे ज़्यादा ताकतवर, सामर्थ्यवान या ज़्यादा मजबूत होता है कंपेरेटिवली पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा कोलेटरल होता है, केवल समपार्श्विक होता है, केवल मात्र महज आकर्षण के कारण बनता है। जबकि सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे के अंदर पालियाँ चली जाती है, एक दूसरे के अंदर पालियाँ मिल जाती है, जकड़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट रूप से शेयरिंग हो जाती है, और होने के कारण बनने वाला बंध मजबूत होता है। अब हम पाई की बात करेंगे, और पाई के लिए हम ये जानते भी हैं कि परमाणु कक्षकों के कोलेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बंध बनता है। किससे? कोलेटरल अतिव्यापन, कोलेटरल ओवरलैपिंग से पाई बंध का निर्माण होता है। यह अतिव्यापन इस प्रकार से होता है कि कक्षकों के अक्ष एक दूसरे के समानांतर होते हैं। पाई बंध के निर्माण में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उन्हें पाई इलेक्ट्रॉन कहती हैं। अब जैसे हम बात करें दो पी ऑर्बिटल्स की, जैसे ये दो पी ऑर्बिटल्स, सिंपल आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये पी ऑर्बिटल्स, ये पी ऑर्बिटल कौन सा? एक्स। मैंने सिंपल एक पी ऑर्बिटल बनाया है, जिसमें से ये मान लिया मैंने पी जेड और ये मान लिया मैंने पी वाई। ठीक है, ऐसा ही मैंने दूसरा बना लिया, ये पी जेड और ये पी जेड। ये एक दूसरे के नज़दीक आए, ये एक दूसरे के नज़दीक जब आएंगे एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो किस प्रकार से ये दोनों पालियाँ तो एक दूसरे के अंदर चली जाएंगी, एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाएगा पी जेड में, इस प्रकार से। लेकिन ये जो पालिश थी, ये वाली लोब, ये तो है वही पड़ी है, ये कौन सी है? पी वाई। तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन तो पड़ा ही। अब ये महज एक अट्रैक्शन है नहीं, इस प्रकार का जो अट्रैक्शन होगा, इन अट्रैक्शन के कारण ये हाफ पाई है और ये हाफ पाई है, दोनों मिलाकर के ये एक पाई बंध बनता है। तो पाई बंध हमेशा कोलेटरल अतिव्यापन से बनता है। इसको मैं इस प्रकार से भी दिखा सकता हूँ। तो ये पाई बंध और ये सिग्मा। परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन और अणुओं का निर्माण।
जनरली मैं एक बार रीड करता हूँ, आप लोग इसको ज़्यादा पढ़ तो हमने लिए ही। जब दो परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं बंध का निर्माण होता है। यह तभी संभव है जब इनके परमाणु कक्षा का अतिव्यापन करें। और ये अतिव्यापन दो तीन प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला धनात्मक अतिव्यापन अर्थात पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में सेम साइन की जो लॉक होती है वो पार्टिसिपेट करती है। सेम साइन की अर्थात प्लस प्लस की या माइनस माइनस की, तो पॉजिटिवली ओवरलैपिंग होता है। और नेगेटिवली यदि ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो एक लोब यदि पॉजिटिव है तो दूसरी लोब नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर लोब्स के ऊपर डिपेंड करती है। लोब की जो ऊपर की साइज है वो पॉजिटिव, तो नीचे की साइज नेगेटिव। तो यदि पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है तो वो पॉजिटिव, और यदि पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ हो रहा है तो वो नेगेटिव। और जीरो ओवरलैपिंग अर्थात परमाणु के मध्य किसी भी प्रकार की अंतर्क्रिया नहीं होती, अलग अलग पड़े जाते हैं, उनमें ओवरलैपिंग ही नहीं होती। इट मीन्स वहाँ पर अतिव्यापन संभव नहीं है। अब सिग्मा और पाई के अंदर डिफरेंस की बात कर लेते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग क्लियर इस चीज़ को ध्यान से रखें कि परमाणु कक्षकों में अक्षीय अतिव्यापन के कारण सिग्मा बंध बनता है। परमाणुवीय कक्षकों के अंदर कौन सा कक्षक अक्षीय अतिव्यापन के कारण कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। जबकि कोलेटरल केवल मात्र अट्रैक्शन, उसके कारण पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। संकरित या असंकरित कक्षक सिग्मा बंध बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हो सकते हैं और नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं ये हम हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो सिग्मा बंध बनाने में हाइब्रिड ऑर्बिटल और नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों प्रकार के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन पाई बंध हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल का निर्माण नहीं करते। और केवल डी कक्षक की पाई बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा बंध के चारों ओर फ्री रोटेशन संभव है, जबकि पाई बंध के चारों ओर परमाणु का स्वतंत्र रोटेशन संभव नहीं है, क्योंकि यह पाई बंध को ब्रेक डाउन करता है। सिग्मा बंध का इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्सियल ओवरलैपिंग द्वारा होता है, जो कि सिमेट्रिकल है तथा सिंगल चार्ज डेंसिटी के रूप में होता है। जबकि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अनियमित होता है, यह परमाणु की सतह के ऊपर व नीचे रहता है। जैसा कि मैंने ये बताया था, यहाँ पे एग्जाम चित्र बनाया था। कहते हैं परमाणु के चारों ओर सिग्मा बंध का ढांचा अर्थात फ्रेमवर्क अणु की ज्यामिति को निर्धारित करता है, जबकि पाई बंध की अणु की ज्यामिति में योगदान नहीं देता, फिर भी ये अणु की विनिमय अर्थात डायमेंशन को बदल देता है। इंडिपेंडेंट सिग्मा बंध पाया जाता है, जबकि पाई बंध का होना हमेशा एक्जिस्टेंस इंडिपेंडेंस कभी नहीं होता। पाई बंध तभी बनता है जब पहले सिग्मा बंध बन चुका होता है। तो ये ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट था। अब हम नेक्स्ट टाइम में टॉपिक की बात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक और हमेशा काम होने वाला टॉपिक है, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे। आप लोग लगातार बने रहें मेरे आर्ट केमिस्ट्री क्लास के चैनल में, और कंटिन्यूसली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, और आप चाहें तो बेल आइकन को भी पुश कर सकते हैं। जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा, और आप उसको पढ़ करके बुक्स की हेल्प ले करके नोट्स बना करके आपकी 12th क्लास की स्टडी और आपकी बीएससी की स्टडी में कुछ डिफरेंस है स्टूडेंट्स। 12th क्लास की स्टडीज़ ऐसी स्टडीज़ थी जिसके अंदर हमने रट लिया, पास हो गया। अब आपकी लाइफ का कैरियर स्टार्ट हो रहा है। अब आपको रटना नहीं है, अब आपको समझना है। एक एक चीज़ के अंदर जा कर के हमें समझना है। चाहे हमें 5 पेज की जगह 3 पेज समझ में आए, लेकिन हमें ये चीज़ समझ के ही करनी है। और जब हम समझ के करेंगे तो वो चीज़ हमारे दिमाग में रहेगी। आने वाले दिनों के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हमें क्लियर होना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हम लोग एकदम डायरेक्टली पास कर लेंगे, क्योंकि हमने पूरी बुक पढ़ी है, नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी। तो समझना ज़रूरी है, रटना ज़रूरी नहीं है। हाँ, रटोगे कब? जब आप लोगों का एग्जाम है, सिर्फ बीएससी का एग्जाम देना है और कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमें रट के पास करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ एक सिंपल जो टॉपिक्स जो आपके लाइफ के अंदर काम आने वाले हैं, उनको अंदर जाके गहराई जाके डीपली जा करके आप समझने की कोशिश करें, जिससे आप लोगों की लाइफ के अंदर वो टॉपिक काम आता है। हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री की शुरुआत करता है और अंत तक भी चलता है। हाइब्रिडाइजेशन आपकी शुरुआत के अंदर छोटी क्लासों से चलता है, और आगे जा करके आपको नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में, वहाँ भी आपके एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक पूछा जा सकता है। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।